जोहार जय छत्तीसगढ़। EMRX एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी लर्नर्स को NFA नेट क्लास का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ लेसन नंबर 2 लेकर आया हूं, जहां पर हम नॉलेज ऑफ ICT का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किए हुए हैं। नॉलेज ऑफ ICT या कुछ पर्टिकुलर जॉब्स में उसका सिलेबस में लिखा गया है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कल के जो लेसन थे, लास्ट जो लेसन हमारा था, उस लेसन में हमने क्या देखा था, तो वहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी वो मुख्यतः थे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पार्ट पे, ठीक है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्ट पे, और कंप्यूटर का एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का प्रयोग होता है, उन सभी चीज़ों से संबंधित जो थ्योरिकल पार्ट्स थे, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री, जनरेशन और क्लासिफिकेशन से संबंधित जो है वो सारे थ्योरीज और साथ ही साथ उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो कितना पढ़ना चाहिए, कितना जानना जरूरी है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। तो सारी चीज़ों को जो है वो कवर ना करते हुए हम लोग को बेसिकली जिन जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जब कंप्यूटर का इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। अर्लियर जो कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, नेम ऑफ कंप्यूटर्स जो थे, उन कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म पर, उन कंप्यूटर्स के नाम पर जो है वो सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और बाकी के जो सवाल होते हैं वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में होते हैं। कंप्यूटर के डेवलपमेंट को अलग अलग जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इन जनरेशन में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादातर मेनली सवाल जो है वहीं पर होते हैं। हम जो है वो देखते हैं, सबसे पहले मैं कुछ इतिहास के बारे में अगर बात करें तो कंप्यूटर मतलब हमने बात किया था गणना करने से ही। तो गणना करने का कार्य जब से शुरू हुआ तब से ही हम कंप्यूटर के इतिहास को लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब गणना करना होता है। तो गणना करना ही नहीं आया होगा तो कंप्यूटर का जो है वो सोचा नहीं जा सकता कंप्यूटर के बारे में। तो गणना करने से रिलेटेड है। अगर डिवाइसेस के रूप में बात करें तो सबसे पहला एक मैनुअल डिवाइस यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और वो मैनुअल डिवाइस जो है वो आपका क्या है, एबेकस है। ठीक है, तो एबेकस जो है वो एक आपका मैनुअल डिवाइस है। और आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर आप डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कुछ लकीरें हैं, उनमें कुछ गोलियां, कुछ बॉल लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं। इन बॉल जो है यहाँ पर गोलियां जो लगी हुई हैं, बॉल्स जो हैं, उन बॉल्स को जो है अप एंड डाउन करके क्या किया जाता था, काउंटिंग करने का काम किया जाता। तो ये किससे रिलेटेड है, आपका एबेकस से है। तो जब जो है वो हिंदू अरबी अंक प्रणाली, ठीक है, अपनाने से पहले यूरोप, चीन, रूस, ये जो देश थे उसमें एबेकस नामक गणना करने वाली मैनुअल डिवाइस का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो है वो, तो नेपियर बोन्स भी क्या है, मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस है। नेपियर बोन्स मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता था। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो मैरचिस्टोन के जॉन नेपियर ने किया था। और बोन्स कहा गया, बोन्स मतलब हड्डियों जैसी हम लोग को भ्रांति हो रही है, हड्डी जैसा हमको लग रहा है। तो यहाँ पर हाथी दांत की पट्टियां लगी रहती थी। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, हाथी दांत की पट्टियां लगी रहती थी। यहाँ इसको रोलर घुमाया जा रहा है और घुमाकर जो है वो क्या किया जा रहा है, कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेटिंग करने का कार्य किया जा रहा है। ये था किसके बारे में, नेपियर बोन्स के बारे में। इसी तरीके से पास्कलाइन है, तो ब्लेज पास्कल जो हमने देखा, अरिथमेटिक जो है वो आपका मशीन, एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका क्या कर सकता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता है। एक मैकेनिकल डिवाइस के रूप में हम लोग इसको बात करते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर आपका था वो क्या था, स्टेपर्ड रैगनर या लिबनिट्ज व्हील भी कहा जाता था। लिबनिट्ज व्हील था, पास्कल का जो खोज था उस पास्कल के खोज में ही सुधार करते हुए जो है वो इसका आविष्कार किया गया था। ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। क्या था, डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत पड़ेगी। और जिन चीज़ों को आपको एग्जाम के लिए जानना चाहिए वहां पर मैं आपके साथ जरूर जो है थोड़ी ज़्यादा चर्चा करूंगा। अदरवाइज बस एक बेसिक देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि अगर इसमें से भी कुछ जनरेट हो जाता है, एक आग जनरेट हो गया तो हम क्या कर सकें। ठीक है, अरिथोमीटर। अरिथोमीटर क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार थे, वो फ्रांसीसी सेना में थे। उस सेना में काम करते करते उन्होंने क्या बनाया था, अरिथोमीटर बनाया था, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकता था। अब शुरू होता है एक क्वेश्चन पे, जो है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये चार्ल्स बेबेज की किस खोज की वजह से उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो वो खोज हम देखते हैं डिफरेंस इंजन।
क्या खोज हम लोग बात करें, डिफरेंस इंजन की बात करें, डिफरेंस इंजन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि भाई डिफरेंस इंजन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन विकसित किया। मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो सिंपल कैलकुलेशन कर सकता था और भाप से चलता था, ठीक है, और इस प्रकार से लॉगरिथम टेबल्स को, लॉग टेबल जो होते हैं उनको सॉल्व करता था। डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को सॉल्व किया। एनालिटिकल इंजन जब उन्होंने बनाया तो इस विकास की वजह से जो आजकल जो कंप्यूटर है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो उस समय किसमें थे, तो एनालिटिकल इंजन में थे। तो अगली जो खोज है वो हम लोग देखते हैं किसके बारे में, एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो 1830 में लगभग हम बात करते हैं ईयर्स को, यहाँ पे चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का विकास किया था, जहां पर हम लोग ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंटीग्रेटेड मेमोरी, ब्रांचिंग लूप्स, ये सब बेसिक फ्लो कंट्रोल उसमें शामिल थे। इस आविष्कार की वजह से ही चार्ल्स बेबेज को जो है वो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दो मुख्य खोज है, एक डिफरेंस इंजन का है और दूसरा एनालिटिकल इंजन का है। और किस खोज की वजह से फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो एनालिटिकल इंजन की सर्वप्रथम खोज की वजह से क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। किनको, चार्ल्स बेबेज को। टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है, तो टेबुलेटिंग मशीन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में है, सारी चीजें रखी गई हैं। पंच कार्ड पर बेस्ड था, ये मैकेनिकल टेबुलेटर के नाम से जाना जाता था। रिकॉर्ड्स को सॉर्टिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। डिफरेंस एनालाइजर था। डिफरेंस एनालाइजर अगर हम लोग बात करें, वेनवर बूस, ठीक है, 1930 में इंट्रोड्यूस किया था और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हम लोग देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हार्डवेयर इक्विपमेंट के रूप में अगर किसी की बात की जाती तो हार्डवेयर के रूप में मुख्य जो पार्ट है वो क्या है, वैक्यूम ट्यूब के प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता था। जो सवाल होते हैं वो कहाँ से होते थे, एक तो फादर ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको बताया, वो सवाल बहुत पुराना भी हो गया और अलग अलग जगह पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं वो है प्राइमरी, जो अर्लियर कंप्यूटर्स हैं, उन अर्लियर कंप्यूटर्स के नाम क्या क्या है जिन पर सवाल पूछे जाते हैं। अर्लियर कंप्यूटर्स में मुख्यतः जो सवाल होते हैं वो होते हैं आपके ABC, एडवांस ऑफ बेरी कंप्यूटर में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो होता है अगला जो सवाल देखने को मिलता है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके अलावा EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा यूनिवेक, यूनिवर्सल कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर है फर्स्ट। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहे जाने वाली कंपनी का IBM 1, 701, मैनचेस्टर का मार्क 1। तो मुख्यतः यहाँ पर जो आपको शो किया जा रहा है ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम में भी आते हैं और यही नाम जो है वो कई बार इन नाम के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और कई बार ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं या नहीं आते हैं, ये जो है वो आपसे सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं बट आपको बस लिस्टिंग के लिए यहाँ पर शो कर देते हैं। लेसन के डिटेल में आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, थ्योरिकली भी प्रोवाइड की जाएंगी। पढ़ाने के लिए बस आपको एक बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें IBM का बहुत सारा अपना सीरीज आता रहा। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन का जो था वो प्रोग्राम डेटा, हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर PDP भी जो है वो आपका डेवलप हुआ। इसके अलावा पूरी लिस्टिंग है, ठीक है। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन का भी अपना था, हॉनीवेल का डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन मैंने आपको बताया ही, IBM का सीरीज था। तो ऐसे जो है वो सारे कंप्यूटर जो है वो अर्लियर डेवलप हो रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बाद अपना जो पार्ट है वो है जनरेशन। जनरेशन क्या क्या है, कितने जनरेशन होते हैं, एक क्विक रिवीजन की तरह भी हम इस विषय को समझ सकते हैं क्योंकि बेसिकली आप सभी ने जो अलग अलग फॉर्म यहाँ पर भरा है सारी चीज़ों को लेकर, आपने कभी न कभी इनसे संबंधित चर्चाओं को सुना होगा, समझा होगा, कितनी चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए, उसके लिए हमने खास करके ये लेसन को क्रिएट किया है। ब्रॉडली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है वो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर हमारा लेसन जो सेक्शन होगा वहाँ पे पूरी थ्योरी भी जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर के क्षेत्र में जनरेशन शब्द का तात्पर्य अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, जनरेशन मतलब जो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट होने वाला डेवलपमेंट की बात होती है। तो कंप्यूटर में जनरेशन मतलब क्या है, डेवलपमेंट। तो शुरुआती समय में जनरेशन जो था, जनरेशन में किनको रखा जाता था कि भाई हार्डवेयर में अगर कोई नया बदलाव होता था कि कंप्यूटर हार्डवेयर में कोई नया डेवलपमेंट हो जाता था तो उसको एक दूसरे जनरेशन में रखा जाता था। मगर धीरे धीरे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप होने लगे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आने की वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी जो है वो क्या होने लगा, स्पीड बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने लगे। तो धीरे से जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी जो है वो जनरेशन के पार्ट में रखा गया। सवाल जो होते हैं ज़्यादातर वो मुख्यतः हार्डवेयर से ही होते हैं कि
मुख्य हार्डवेयर बदलाव क्या हुए थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में या फिफ्थ जनरेशन में। तो एक एक करके मैं सारे जनरेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप गति की बात करें, मेमोरी की बात करें, प्रोसेसिंग पावर की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, उसके अकॉर्डिंग सारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। ईयर को अगर बात करें, ईयर अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलते हैं। बुक वैसे ईयर को लेकर अब ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, जब से इस विवादों में हमको देखने को मिला है। एक फिक्स तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट होते रहे हैं। आपने देखा कि भाई वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो 1942 से 1959 हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप उस ईयर को भी ना फोकस करें, तो आप बस इतना फोकस करें कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए वैक्यूम ट्यूब। तो हार्डवेयर के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में सबसे मुख्य जो हम लोग को चीज़ याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब के बारे में याद रखना है। तो प्रथम जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की, उसमें हार्डवेयर विकास के रूप में आपका वैक्यूम ट्यूब था, उसके द्वारा ही प्रोसेसिंग का कार्य हमारे द्वारा किया जाता था। इसके अलावा मेमोरी की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, पंच कार्ड था सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। सॉफ्टवेयर की बात करें तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है 0-1 के फॉर्मेट में होता है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जिसमें न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के साथ न्यूमेरिक कोड जब असेंबल हुए तो असेंबली लैंग्वेज हो गया। कंप्यूटर सीधे नहीं समझता है, इसके लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे, असेंबलर होता है जो उसको कन्वर्ट करता है। तो फिलहाल के लिए वैक्यूम ट्यूब आपको ध्यान रखना है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ नाम मैंने आपको बताया था, ENIAC, EDVAC, EDSAC, यूनिवेक, IBM का 701, ये सारे नाम हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। लाभ क्या है, तो भाई डेवलप हुआ है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हो रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहा है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, स्पीड मिलीसेकंड थी, मेमोरी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिले मेमोरी था। डिसएडवांटेज क्या है, तो बहुत बड़ा साइज, एक रूम के साइज का, ठीक है। विद्युत मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहे तो बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता था, और एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, रिलायबिलिटी भी बहुत जो है वो कम थी। कंप्यूटर जो है वो क्या हो जाता था, ज़्यादा काम करते करते फेल हो जाता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन के अपने कुछ क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे मेन चीज़ वो आपको ध्यान रखना है वैक्यूम ट्यूब के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया किसके साथ, ट्रांजिस्टर के साथ। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में अगर हार्डवेयर के रूप में बात करें तो वहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, ट्रांजिस्टर को ध्यान में रखना है, और ट्रांजिस्टर के साथ साथ मेमोरीज भी थी। तो पिछले बार हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक रिले मेमोरी थी, तो यहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी में वहाँ पंच कार्ड देखने को मिला था, यहाँ मैग्नेटिक टेप और कुछ मिनिमम साइज के मैग्नेटिक डिस्क भी हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए, जैसे लो लेवल लैंग्वेज में आपके थे कि भाई असेंबली और मशीन लैंग्वेज था फर्स्ट जनरेशन में, तो यहाँ पर फॉर्ट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, फॉर्ट्रेन मतलब फार्मूला ट्रांसलेटर हो गया, कोबोल हो गया, ऐसे बेसिक हो गया, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुए थे, ठीक है। बेस प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए प्रयोग होता था। कुछ नाम है, IBM का है अपना सीरीज 70 सीरीज, 1400, 1600 सीरीज, हॉनीवेल का है 400 और 800 सीरीज। अगर एडवांटेज की बात करें तो क्या है, वैक्यूम ट्यूब हट गया, क्या आ गया आप देख रहे हो कि ट्रांजिस्टर आ गया। इंटरनल मेमोरी में क्या आ गया, तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गया। सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी में क्या आ गया, तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आ गया। लैंग्वेज में क्या आ गया, तो हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। डिसएडवांटेज क्या है कि आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और कमर्शियल जो है वो डेवलपमेंट के लिए इसको नहीं बनाया जाता था, और खास के साथ एयर कंडीशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, क्योंकि हीट उष्मा का खपत है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हीट होगी, तो फिर उससे क्या होगा, एयर कंडीशन AC की आवश्यकता पड़ती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो डायग्राम में आप सभी यहाँ पर जो है फोटो देख रहे हैं, जो उस इमेज में आप देख सकते हैं कि भाई IC की बात हो रही है। IC क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आपने देखा ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आप क्या देखते हो, IC के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी में क्या आ गया, और ऊपर से इंटीग्रेटेड सर्किट का कौन सा टेक्नोलॉजी, तो दो टेक्नोलॉजी, SSI और MSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, वो फोर्थ जनरेशन में था। यहाँ पे क्या क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था और आपका था
मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और मैग्नेटिक कोर जो मेमोरी थी उसकी साइज अब बढ़ गई थर्ड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में आया था मैग्नेटिक टेप की जगह में ज्यादातर क्या यूज होने लगा, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होने लगा, ठीक है। इंटरेक्टिव एप्लीकेशन आ गए, कमर्शियल प्रयोग होने लगा। बेच प्रोसेसिंग था सेकेंड जनरेशन में, यहाँ तो टाइम शेयरिंग आ गए, बहुत सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए। IBM का अपना सीरीज है, हॉनीवेल है, यूनिवेक का सीरीज है। कुछ एडवांटेजेस क्या है, रिलायबिलिटी बढ़ गई, साइज तो बहुत छोटा हो गया क्योंकि IC डेवलप हो गया, तो IC की वजह से साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया जो है वो, ठीक है। और व्यापक रूप से कमर्शियल डेवलपमेंट होने लगे। बहुत कम ही जो है वो क्या होता था, तो बहुत कम ही जो है वो इसको क्या होता था, मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत पड़ती थी। मगर IC है तो IC टेक्निक के बारे में हर कोई तो नहीं जानेगा, तो इसलिए रख रखाव की जरूरत पड़ती थी। कुछ दशाओं में AC की भी जरूरत जो है वो पड़ती थी। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो जैसे वहां पे हमने इंटीग्रेशन सर्किट का देखा, मुख्य जो बदलाव थे कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, वो मुख्य बदलाव था IC का आना, इंटीग्रेटेड सर्किट का आना। ये भी सवाल होते हैं कि सबसे मेन जो है वो चेंज कहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है, साइज में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, तो वो IC की वजह से देखने को मिलता है। IC की कौन कौन सी तकनीक की बात हमने की, तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन की बात की और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन की बात की। बट फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है। ये जो VLSI, LSI ये सब आने लगे। इनको कहां रखा गया, एक चिप में इनबिल्ट करके रखा गया, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड हो गए VLSI टेक्निक का प्रयोग करके। ये कहाँ पे आ गए, आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ गए। स्टैंडर्ड लैंग्वेज की अगर बात करें, डेटाबेस मैनेज करने वाले लैंग्वेज जैसे SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेजेस वगैरह है, वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह के लिए लैंग्वेजेस वगैरह है, वो सारे लैंग्वेज यहाँ पर आ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स आ गया, ठीक है। मल्टीटास्किंग हो गए, मल्टी प्रोसेसिंग हो गए, सुपर कंप्यूटिंग मतलब सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग होने लगा, बहुत यूजर फ्रेंडली हो गए, खर्चा बहुत कम आ गया, बट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी। ये आप माइक्रो प्रोसेसर देख सकते हैं और इसमें बहुत सारे ICs जो है वो लगे हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन। सवाल में आएंगे, बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। फिफ्थ जनरेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, नॉलेज प्रोसेसिंग की बात की जा रही है। डेटा प्रोसेसिंग की जगह में नॉलेज प्रोसेसिंग स्टोर करके रखा जा रहा है, नॉलेज को प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। पोर्टेबल डिवाइसेस आ गए, नोटबुक है, डेस्कटॉप है, PCs बहुत सारे आ गए, अलग अलग लैंग्वेजेस आ गए, जावा लैंग्वेज है, लाइब्रेरीज बहुत बढ़ गए। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, इंटरनेट वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रयोग, कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया। ये सारी चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती है। सवाल क्या होते हैं ये हम देखते हैं। बेसिकली अगर आप इसको चाहे तो फिर से रिवाइज करके आप फिर से प्ले कर सकते हैं। मैं वही चीज़ को बार बार बोलूंगा तो उससे क्या होगा, वीडियो बस लंबा हो जाना है, उसके अलावा आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होना है। तो आप वीडियो को फिर से बैक जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, कुछ जनरेशन दिए गए टेबल के फॉर्म में। एक सेट में जनरेशन दिया गया है, दूसरे सेट में क्या दिया गया है, उस जनरेशन में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की बात की गई, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए क्या क्या है, VLSI, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और IC। तो फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो किसके लिए है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हो रहा था। सेकेंड जनरेशन में इसको रिप्लेस करके क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या था आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में क्या था आपका, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, जो आपका था माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम लोग बात करते हैं। ये हम लोग को याद रखना, क्वेश्चन पूरे यही मिलेंगे आपको ICT में। अब तक जो भी एग्जामिनेशन है जहां पर ICT का सिलेबस रखा जाता है, वहां पर जनरेशन पे सवाल जो है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो फिर से आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भाई आपको ऑर्डर बताना है फोर्थ जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन में। क्या ऑर्डर बोला गया है, फोर्थ जनरेशन के हार्डवेयर से फर्स्ट जनरेशन में लाना है। तो सबसे पहले आप बताइए फोर्थ जनरेशन, आपको क्या बताया मैंने, तो फोर्थ जनरेशन में आपको मैंने बताया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कहां पर हम लोग बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये फोर्थ जनरेशन हो गया, ये सबसे पहले आ गया आपका, ठीक है। तो ए आपका पहले आ गया, यहां पर दो ऑप्शन में आप देख रहे हैं। दूसरा आपने क्या देखा, IC। थर्ड जनरेशन में आप क्या देखते हो, तो IC देखते हो थर्ड जनरेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आप क्या देखते हो, तो सेकेंड जनरेशन में आप देखते हो ट्रांजिस्टर। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या देखते हो, वैक्यूम ट्यूब। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं ना कहीं UGC नेट वाले एग्जामिनेशन में, KVS के एग्जामिनेशन में, NVS के एग्जामिनेशन में, अलग अलग एग्जामिनेशन जो टीचिंग के लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए होंगे, जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के सवाल होंगे, वो सही सवाल लिए गए हैं जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या जा रहा है कि कंप्यूटर हैव अर्लियर मेन फ्रेम टू द रिलेटिव स्मॉल स्मार्ट डिवाइस, ठीक है, बहुत छोटा हो गया। जैसे मैंने आपको कहा
कि क्या खास बदलाव था कंप्यूटर में कि पहले तो इतने बड़े बड़े साइज के होते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, और धीरे धीरे वो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में आ गया, पर्सनल कंप्यूटर्स के रूप में आ गए। एक क्या खासा बदलाव आपको देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये इतना छोटा हो गया। तो मैंने आपको बताया वो बदलाव जो है वो किस पर था, आईसी पे था, इंटीग्रेटेड सर्किट। बट सॉलिड स्टेट ड्राइव को लेकर भी ऐसे सवाल होते हैं। लैपटॉप्स का जो साइज है या डेस्कटॉप का जो साइज है वो धीरे धीरे जो है वो छोटा किया जा रहा है। तो भाई सॉलिड स्टेट ड्राइव की अपनी एक साइज है, हार्ड डिस्क को ही रिप्लेस कर रहा है ना, पूरे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स को नहीं कर रहा है, स्टोरेज बस को कर रहा है। उसकी वजह से भी थोड़ा हल्का और थोड़ा साइज छोटा हो गया लैपटॉप वगैरह का जो है वो, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग मेनली जो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आईसी की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं, जिसकी वजह से स्मार्ट डिवाइसेज जो है वो डेवलप होने लगे। अब अगला जो है, मैंने बताया आप लोगों की कंप्यूटर के डेवलपमेंट में दो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मुख्य था, आपको बताया गया, एक डिफरेंस इंजन का और दूसरा एनालिटिकल इंजन का। तो डिफरेंस इंजन की अगर आप लोग बात करें तो डिफरेंस इंजन में हमने बात किया था भाई कि आप लोग इसको किस तरीके से ले रहे थे, लॉगरिथम टेबल को सॉल्व करने के लिए। एनालिटिकल इंजन में आप क्या बात कर रहे थे, एएलयू की बात कर रहे थे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स की। तो अभी का कंप्यूटर जो है वैसे ही काम हो रहा है एनालिटिकल इंजन की तरह। तो चार्ल्स बेबेज, हमने किसको बात किया था, चार्ल्स बेबेज, और जिनको क्या कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। और किस खोज की, एनालिटिकल इंजन। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा नाम अर्लियर कंप्यूटर्स के नहीं है। मार्क का सीरीज है, मार्क 1, 2, 3, मार्क का अपना सीरीज है। ENIAC मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बट एडा यहाँ पर जैसे एनालिसिस डिजाइन एंड एल्गोरिथम डिजाइन एनालिसिस, ये एडा वगैरह जो नाम था यहाँ पे वो किस पर नहीं था, अर्लियर कंप्यूटर्स में नहीं था ये सीरीज, ऐसा कुछ। 1, 2 और 3 आ जाएगा। क्या पूछा गया है कि अर्लियर कंप्यूटर्स में नाम में क्या नहीं था, तो क्या नहीं था अगर आप बात करें तो क्या नहीं था, एडा नाम नहीं था जो है वो, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था। सारे क्वेश्चन वैसे ही जनरेट हुए हैं, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट वो था क्या, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व। वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स जो थे वो आपके क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का था, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन का था, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो था आपका फोर्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो है, माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन को डिपेंड करता है, माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है, तो माइक्रो प्रोसेसर रिलेट करता है किसको, फोर्थ जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। अगला हम लोग डेवलपमेंट के बाद किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ ये समझे। उन डेवलपमेंट के आधार पर उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनकी पावर के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से जो है कंप्यूटर्स को क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशंस क्या क्या है कंप्यूटर के, उस पर हम अपना डिस्कशन करते हैं और उनसे क्या क्या सवाल है। डेटा को हैंडल करने के लिए या किस प्रकार के डेटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कैसे वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर मतलब जो एनालॉग डेटा को, एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने का काम करता है जो है वो, जितनी भी फिजिकल यूनिट्स हैं, जैसे डिस्टेंस मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, ये जो पार्ट होते हैं, ये सारे पार्ट्स, वोल्टेजेस वगैरह हैं, इनको मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस डेवलप की जाती है, इनके डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइसेस डेवलप की जाती हैं वो क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर मतलब सीधा सीधा एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे जो है थर्मामीटर देख रहे हैं, इसके अलावा जो है वो आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स भी आ गए, स्पीडोमीटर है, ये सब एनालॉग हो गए। स्पीड है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब को प्रोसेस करने के लिए या डेटा को किसी भी फिजिकल यूनिट के रूप में, ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 2 पॉइंट है, उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, कौन सा वोल्टेज, कितना वोल्टेज पास हो रहा है, ये सब चीजें पता करना है तो एनालॉग कंप्यूटर इसको प्रोसेस करते हैं। स्पीडोमीटर, मर्क्यूरी थर्मामीटर, ये सब आप एग्जांपल देख सकते हैं, डायग्राम भी यहाँ पर आपको रखा गया है। एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो होता है वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। अभी जो फोन जहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बोर्ड जहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, मेरा लैपटॉप जहाँ से प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल डेटा पर काम करते हैं, बाइनरी डेटा पर काम करते हैं, 0-1 डेटा पर काम करते हैं, डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, और ये जो है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होते हैं,
ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर करते हैं। हाई स्पीड कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन कंप्लीट करता है, डिजिटल डेटा मतलब बाइनरी डिजिट 0 और 1 इस पर काम करता है जो है वो, ठीक है। बीट्स को हम लोग को पता है, बीट मतलब होता है बाइनरी डिजिट, 0 या 1 पे काम करता है। डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करता है। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन्स है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की भी अपनी कैटेगरीज हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। खास एक विशेष काम को करने के लिए, स्पेशल वर्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया हो स्पेशल पर्पस, ऑल जनरल वर्क को कंप्लीट कर रहा है जनरल पर्पस। अब दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, सवाल यहीं पे होते हैं कि हाइब्रिड क्या है। तो हाइब्रिड क्या है, एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन से तैयार होने वाला हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो गए। तो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन, जहां पर स्पीड की अगर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर की तरह, शुद्धता की अगर बात करें, एक्यूरेसी की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर की तरह, ठीक है। ये कंटिन्यूअस भी फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट भी, क्योंकि कंटिन्यूअस एनालॉग हो गया और डिस्क्रीट आपका डिजिटल हो गया, प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। जैसे आप पेट्रोल पंप वगैरह में देखते हैं, चाहे नोजल से आपका जो है वो क्या आ रहा है, तो पेट्रोल मेजर हो क्या आ रहा है, मगर डिजिटल आपको वहां पे दिखाता है कितना अमाउंट हो गया, कितने लीटर हो गए। तो इस प्रकार की जो मशीनें लगी रहती हैं, ये मशीनें किसकी एग्जाम्पल है, ये सब डिवाइसेस जो है वो क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो 3 मेन हो गए, किस बेस पे, डाटा हैंडलिंग के बेसिस पे कह सकते हैं, या वर्किंग बेसिस पे आप कह सकते हैं। एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, और क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। अगला अगर हम लोग बात करें किस हिसाब से, साइज इन कैपेसिटी के हिसाब से। साइज इन कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा साइज अगर हम लोग बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं जितने भी, ठीक है, तो वो मेन फ्रेम होते हैं। मगर स्पीड अप सबसे तेज अगर बात करें, सबसे फास्टेस्ट अगर बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाता है, सुपर कंप्यूटर। सुपर नाम से ही सबसे ऊपर सुपर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटिंग के लिए जो है वो सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है अपना इंडिया के अंदर, जहां पे परम की अलग अलग सीरीज बनाई जा रही है। परम मतलब पैरेलल मशीन कहा जाता है, और उस परम की सीरीज में कुछ नाम आपको याद रखने होते हैं कि परम कंप्यूटर्स में क्या क्या नाम है, वो सारे नाम याद रखने होते हैं, उन पे क्वेश्चन आता है। तो इंडिया के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग देश हैं जो क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटिंग में सुपर कंप्यूटर डेवलप करते हैं। यहां पर मैं आपको बात करूं, सुपर कंप्यूटर स्पीड बहुत तेज, बहुत जो है वो हाई लेवल का इसका एग्जीक्यूशन वगैरह होता है, परफॉर्मेंस होता है। बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को प्रोसेस करते हैं, और बहुत सारे प्रोसेसर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है, उसको जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की, उसको मेजर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड से इसको नापा जाता है, फ्लॉप्स कहा जाता है, इससे मेजर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स के कहाँ कहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं, तो भाई आपको अगर जो है वो क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड कुछ पता कराना है तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट हो रहे हैं। तेल और गैस की खोज करनी है कहीं पर, मौसम की भविष्यवाणी करनी है, ठीक है, फिजिकल सिमुलेशन करना है कि कहाँ पर कैसे क्या भेजा जाएगा। आप जो बड़ी बड़ी खोज देख रहे हैं, ठीक है, सैटेलाइट जो भेजे जा रहे हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है, स्पेस टेक्नोलॉजी पर जो यूज हो रहे हैं, वहां पर जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं वो सब क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर भारत का दिखाया गया, वो है परम ब्रह्मा। इसके अलावा परम सिद्धि AI है, ठीक है, तियाने जो है वो आपका चाइना का है, टाइटन है यूनाइटेड स्टेट का, के कंप्यूटर है जापान का। ये सब अपने अपने सुपर कंप्यूटर्स है। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर पे भी क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। मेनली नाम पे इंडिया का रहेगा, तो इंडिया की सीरीज याद रखनी है। तो यहाँ पे कुछ परम कंप्यूटर्स के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो सीरीज में आया था वो कौन था आपका, परम 8000 था 1991 में, फिर 8600 8600 आ गया 92 में, 9000 में 94, फिर 10000 का सीरीज आया। 10000 के बाद फिर पद्मा आया, पद्मा के बाद आपका युवा आया, युवा का दूसरा आया, फिर ईशान आया, ब्रह्मा आया, सिद्धि, और अभी फिलहाल प्रवेगा, परम प्रवेग, ठीक है, ये आपका क्या था 2022 में। तो इस पर भी सवाल रहेंगे। सुपर कंप्यूटर के बाद फिर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़े सर्वर कंप्यूटर्स के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वर कंप्यूटर्स मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करना है, प्रोसेस कराना है, तो वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर है। हमारा लैपटॉप रख के वहाँ पे थोड़ी ना हमारा प्रोसेस कर पाएंगे। यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, इतने सारे वीडियो डाउनलोड हो रहे हैं, इतने सारे वीडियो स्टोर हो रहे हैं, इतने सारे वीडियो शेयर हो रहे हैं, सब एक ही समय में करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं। वो कंप्यूटर जहाँ पर वो स्टोर हो रहा है वो कैसी कैपेसिटी का है, तो बहुत हायर कैपेसिटी का है। वो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहाँ पर है, तो कॉम्प्लेक्स इंजन डिजाइन के लिए है, बल्क में डेटा प्रोसेस करने के लिए प्रयोग में होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेटा को यूज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर है यूनिवर्सल
फर्स्ट जैगवार, सिस्टम Z9 और HP का मेन फ्रेम, ऐसे सारे कंप्यूटर्स हैं जो सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गए। फिर है मिनी, थोड़ा कम। अब हर किसी की बजट तो जो है गूगल के इतना रहेगा नहीं, तो गूगल कंपनी जितना कैपेसिटी में डेटा स्टोर करा सकता है, एग्जीक्यूट करा सकता है, तो मेन फ्रेम रख दिया। अब थोड़ा प्रोसेसर कम कर दिया जाए, थोड़ा स्टोरेज कम कर दिया जाए, तो फिर कौन सा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा? तो फिर मिनी कंप्यूटर्स तैयार हो जाएंगे। ये मिनी कंप्यूटर जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम की तुलना में छोटे होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। माइक्रो की तुलना में बड़े होते हैं, माइक्रो तो सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, साइंटिफिक जो है मैनेजमेंट के लिए काम में यूज़ होते हैं। IBM का मिड रेंज कंप्यूटर है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन का PDP है, VX सीरीज़ है, डेटा जनरल नोवा है, HP का 3000 सीरीज और HP का 2100 सीरीज़ है। अब मैं गेमिंग करता हूं या गेमिंग कंसोल जो है वो इंस्टॉल करना चाहता हूं, या मैं ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ काम करना चाहता हूं, ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहता हूं, तो मुझे कैसे कंप्यूटर की ओर जाना पड़ेगा? खुद असेंबल कराना पड़ेगा, थोड़ा हाई प्रोसेसर चाहिए, थोड़ा सा जो है वो इतना ज़्यादा भी नहीं कि मिनी कंप्यूटर जितना भी नहीं, वो टर्मिनल्स को सपोर्ट करता है, 1000 टर्मिनल्स को सपोर्ट कर सकता है। बट वर्क स्टेशन मेरा 4-5 सिस्टम जो है मैं चल जाए, मेरा खुद का सिस्टम जो हैवी एप्लीकेशंस को चला सके, तो मैं एक वर्क स्टेशन डेस्कटॉप की तरह ही आप मान के चलो, एक CPU तैयार करवाना है। एक CPU मतलब कि आपका हाई प्रोसेसर हो, ज़्यादा रजिस्टर्स हो, ठीक है, उसके साथ ही साथ प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा हो, सेकेंडरी स्टोरेज ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो? वर्क स्टेशन की बात करते हो। फोटोग्राफी है, गेमिंग है, वीडियो एनिमेशन है, 3D के लिए हो गया, 3D डिज़ाइन के लिए डेल है, तो कई सारे इनबिल्ड आते हैं, कंपनी खुद से इनबिल्ड करके रखी हुई, तो कई सारे को हम असेंबल करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया वर्क स्टेशन। फिर आपके आ जाते हैं उससे छोटे माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल यूज़ के लिए, इसलिए पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, PC कहा जाता है, जिसमें डेस्कटॉप आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, हैंड हेल्ड एंड पॉकेट कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं, नोटबुक जो PC होते हैं, ये सब आपके आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अपने अलग अलग काम के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, हैंड हेल्ड, स्मार्टफोन्स का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार का काम है उस प्रकार के डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं जो है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर के अपने अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें और भी नाम आप देख सकते हैं, जैसे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, सुपर, क्लस्टर, ग्रिड, क्लाउड, डिस्ट्रीब्यूटेड, एज, क्लाइंट, सर्वर। इतने ज़्यादा डीप में नहीं होते, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। क्वांटम कंप्यूटर बहुत छोटा, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है ना, माइक्रो कंप्यूटर से आगे अब क्वांटम कंप्यूटिंग की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, हैंड हेल्ड, स्मार्टफोन, ये सारे आपके कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? तो कंप्यूटर के उदाहरण आप देखते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, दोनों उदाहरण है, तो बोथ है एंड भी। ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो हमको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलेंगे, तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सीरीज को, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। आपको रिकॉल करना है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप के, EMRS के आपके तीनों जो है, नॉन टीचिंग के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, और साथ ही साथ आपका हॉस्टल वार्डन के लिए अलग अलग सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप जो है वो बना दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो मैंने आपको बताया कि भाई आप रीअसेंबल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डिजिटल और एनालॉग को कंबाइन कर रहे हो, तो क्या बन गया? हाइब्रिड बन गया, डिजिटल और एनालॉग को कंबाइन कर दिया। इसमें दिए गए ऑप्शन में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? तो नोटबुक है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वर्क स्टेशन है। जैसे मैं जिस डिवाइस से बना रहा हूँ वो डिवाइस क्या है? नोटबुक है। तो जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो ये नोटबुक पीसीज हो जाते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा साइज जो रहता है वो डेस्कटॉप आपके क्या हो जाते हैं? लैपटॉप हो जाते हैं। जो डेस्क में रखा जाता है, जिसका अलग से CPU का कैबिनेट होता है, मदरबोर्ड्स होते हैं वो अलग से कैबिनेट में होते हैं, वो सब आपका क्या हो जाता है? डेस्कटॉप हो जाता है। वर्क स्टेशन तो फिर उससे भी ज़्यादा हो गए। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में छोटा जो है वो क्या है? आपका नोटबुक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? इनमें से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर का सीरीज नहीं है? तो मैंने कहा परम 8000 है, परम 8600 है, परम 9000 है, 9600 है, 10000 है, फिर परम पद्मा है। परम पद्मा के बाद युवा है, क्रांति नहीं है। युवा 2 है, तो क्रांति नहीं होता। परम क्रांति नहीं है, परम पद्मा है, परम युवा है और 8000 भी है, ठीक है। तो क्या नहीं है? परम क्रांति नहीं है। अभी टिक नहीं लगा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, इसको याद रखें, पवन क्रांति, ठीक है। परम क्रांति के बाद अब नेक्स्ट जो होगा अगले लेसन पे हम कंप्यूटर सिस्टम के भाग देखेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया कि क्या भाई कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न, उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए, और फिर कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या नेम ऑफ कंप्यूटर जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में, उसको हमने जो है वो देख लिया।
आई होप आप सभी को जो है वो अंडरस्टैंड हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियो की सीरीज और भी ज़्यादा बनाई जाए, तो इसके लिए आप जो है वो कमेंट जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इस प्रकार की फ्री सीरीज़ हम जो है वो आप सभी के लिए उपलब्ध करा सकें। और ध्यान रखें, इससे पहले वाला जो लेसन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी जाके जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिंक रहेंगे टेलीग्राम के, वहाँ जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, क्विज़ जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच।